हम बात करते हैं नीट 2026 के PYQs के बारे में कि नीट 2026 के PYQs में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस का क्या आंसर होना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि यहाँ जो बात है वो पूछा गया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का कि उसका जो यूज है वो एनिमल से तो ले लिया उसको, बट इसको किस टाइप के डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास दे रखे हैं एम्फीसेमा, एल्जीमर डिजीज, रूमिनेटेड अर्थाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एम्फीसेमा, और ये क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। क्वेश्चन सेकंड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड cell organelle found in both prokaryotic and eukaryotic cell। ऐसे ऑर्गेनेली जिनके ऊपर क्या हो, मेम्ब्रेन नहीं हो, मतलब पूछा जा रहा है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन राइबोसोम, सेकंड लाइसोसोम, थर्ड सेंट्रोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बट राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। So ribosome is a non-membrane bond cell organelle. Now question third, the 6 mutant codon for beta globin chain cause polymerization of hemoglobin and change in RBC shape। तो वो क्या करते हैं, RBC की जो शेप है उसको राउंड से वो क्या कर देता है, सिक्कल शेप के अंदर चेंज कर देता है। तो वो कौन से जेनेटिक कोड्स हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट GUG, यस द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट GUG। Now question number 4, which one of the following statement is not true about the universal rule of binomial nomenclature? Binomial nomenclature दिया किसने था? ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जीनस का नेम हमेशा क्या होता है, कैपिटल से लिखा जाएगा, और स्पीशीज का नेम किससे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। दोनों को अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन में बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, तो ये राइट स्टेटमेंट है, बट हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो ये आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड, बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक, कि इटैलिक में हो तो प्रिंटेड करे जाएंगे, अगर सेपरेटली अंडरलाइन करना है अगर अपन हैंड रिटन राइट कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड, द स्पीशीज एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, तो स्पीशीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये भी राइट है, पर ये भी नहीं बिकॉज नॉट ट्रू। Option 4, the first word in biological name represent the species epithet, while the second component denote the genus। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया, पहले जीनस आता है फिर स्पीशीज आता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे क्या है, नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू ऑप्शन है जो अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इकोलॉजिकल पिरामिड represent the relationship between the organism at different trophic level and they are generally inverted for। अब यहाँ पूछा जा रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो वो इन्वर्टेड भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल के बेस पर। तो यहाँ पूछा है जनरली इन्वर्टेड किसके लिए होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, वो ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड चाहे वो पॉन्ड का है, चाहे वो ग्रास का है, चाहे वो ट्री का है, ऑलवेज क्या होगा, अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, वो भी अपराइट होगा। बट अगर इन्वर्टेड की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ सी, ये क्या होता है, इन्वर्टेड, जहां फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश आती है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? The Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybean in example of habitat loss। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट completely करेक्ट है। B, Steeler sea cow and passenger pigeon become extinct due to over exploitation by human। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी राइट है कि ओवर एक्सप्लोइटेशन के रीजन से वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। Third, the Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa help in population grow of psychic fish in the lake। तो ग्रो नहीं करने देती, वो रोक देती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। D, water hyacinth is a invasive species, तो वो invasive species नहीं है। Then E, when a species become extinct the plant and animal species associated if it is not correct, so ये भी right,
ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। सो वाटर हाइसिंथ इन्वेजिव स्पीशीज है, स्टीलर सी काउ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसके बीच पे राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड ए, बी एंड डी। नाउ क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच साइकिल ऑफ पीसीआर। कि पीसीआर जिसे हम बात करते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन, उसके साइकिल के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तब सबसे पहले क्या होता है, हीट दिया जाता है जिससे होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है डीएनए के अंदर जो डबल बॉन्ड्स होते हैं प्यूरिन pyrimidine यानी कि नाइट्रोजन बेस के मिडल में, तो उनको ब्रेक करते हैं। आफ्टर देन एंजाइम्स यूज होते हैं, जहां आता है एनिलिंग। एनिलिंग के बाद में आता है एक्सटिंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से ही आया हुआ है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन 8, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रास। बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रास यानी कि ये बात हो रही है मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। कि मोनोकोट प्लांट्स के अंदर बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, टू मेक लीफ इम्परमिएबल टू फंगल स्पोर्स। तो फंगल स्पोर्स के लिए वो इम्परमिएबल नहीं करती। बी, टू ट्रांसपोर्ट वाटर। वाटर का काम बुलिफॉर्म सेल्स वहां पर नहीं करती। थर्ड, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वेन्स हैं, उसके साथ साथ पिगमेंट है वो करता है, बुलिफॉर्म सेल्स वो भी नहीं करती। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस यानी कि वाटर कम होने के टाइम पर उसको क्या करती है, वाटर लॉस को मिनिमम कर देती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 9, द फ्लाइटलेस बर्ड। अब फ्लाइटलेस बर्ड पूछा है विद फोर लिम्ब मॉडिफाई अ पेडल लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड फॉर स्विमिंग इज नोन एज। तो वो किसका करेक्टर है, स्ट्रूथियो, नियोफ्रिन, अपेंडोटिस और पिस्टुलिका। तो राइट आंसर है अपेंडोटाइटिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट टू ओवरकम इनफर्टिलिटी। गिफ्ट का यूज हो रहा है इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए। सो फर्स्ट यहाँ पर है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ इनफर्टाइल फीमेल। ठीक है। सेकंड है अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेरा ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल। Third, early embryo with up to 8 blastomera transfer into the fallopian tube of an unfertile female. D, it is transfer of a ovum collected from donor. Donor से collect किया गया into the fallopian tube of the another female who cannot produce ovum but can suitable environment for fertilization and development. कि उसके यूट्रस के अंदर क्या है, इन्वायरमेंट सुटेबल है, बट वो क्या कर सकती है, एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो एग को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। एग को डोनेट करना यानी कि गैमीट डोनेट करना है। तो जब गैमीट को डोनेट करते हैं उसके लिए आता है गिफ्ट। तो राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मैच करना है। प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी होता है प्रोडक्शन का रेट, राइट। तो प्रोडक्टिविटी हुआ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो बायोमास प्रोडक्शन भी कह सकते हैं हम उसे, या बेसिकली हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन यानी कि ए का आएगा हमारे पास थर्ड, ए का थर्ड है। फिर है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पिरेशन लॉस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यानी कि जीपीपी माइनस आर करेंगे देन अपने को फाइंड आउट होता है एनपीपी। तो रेस्पिरेशन लॉस डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि बी का फर्स्ट आएगा। देन सी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जो प्रोडक्शन है वो क्या है। तो सी के लिए आप क्या मेंशन करेंगे, तो सी के लिए हम मेंशन करेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज 4। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जब भी वर्ड आता है कंज्यूमर का वहां आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टीआई प्लाज्मिड और पीबीआर 322। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसको वन बाय वन, तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है हमारे पास बीटी कॉटन। सो ए का आएगा हमारे पास सेकंड। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के लिए क्या है, थर्मस एक्वाटिका सेल से मिला। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास बी का, ए का हमारे पास था सेकंड, बी का हमारे पास है थर्ड, सी टीआई प्लाज्मिड कौन सा होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो यूज हुआ था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस वेक्टर के लिए। सो ये फर्स्ट हुआ।
PBr322 वो है इकोलाइज सेल। सो यहाँ ऑप्शन बन रहा है 2314, राइट। सो 2314 ऑप्शन है फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जब भी बात आती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तो हम वहां पर क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, बायो फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन होता है कुछ नई चीजें बनाई जा रही हैं, तो वो तो नहीं है। रेमिडेशन, पुरानी चीजों को रीयूज किया जा रहा है, वो भी नहीं है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये किसके लिए है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए है, तो राइट आंसर क्यों हुआ? बायो मैग्निफिकेशन होता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स का हायर लेवल तक रीच कर जाना, तो वो भी यहाँ नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, इन द लैक ऑपेरॉन जेड जीन कोड फॉर। जब भी बात होती है जेड जीन की तो वो कॉज किसको करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ओके, परमियस कौन करता है? ट्रांस एसिटाइलेज कौन करता है? तो यहाँ पर हमारे पास ZYA 3 जीन होते हैं। ए हमारे लिए करता है ट्रांस एसिटाइलेज, जेड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई फॉर परमियस, रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरॉन ये होता है आई से। सो जेड का पूछा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, in which one of the following the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed। कि जो ओव्यूल्स है वो इनक्लोज नहीं होते ओवेरी वॉल के अंदर और वो ओपन रहते हैं। ओपन रहते हैं ओव्यूल, तो वो करेक्टर है जिम्नोस्पर्म्स का, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स का जो करेक्टर है वो कौन सा है? तो करेक्टर जितने भी अपने पास ऑप्शन है, फ्यूनेरिया, ये है टेरिडोफाइट, तो ये नहीं आएगा। फिर बात करते हैं स्लेजिनेला, वोल्फिया, वो भी नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, पाइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट। ठीक, रूट हेयर कहाँ से अराइज होते हैं? तो जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले होता है टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो कवर्ड होती है, उसे हम बोलते हैं रूट कैप। फिर उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आता है इलोंगेशन, फिर आता है मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन्स में बनते हैं इस तरीके से रूट हेयर्स। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सो राइट आंसर विल बी द रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज दे रखा है। ओके, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि G1 फेज किसके लिए है। G1 फेज की जब भी बात करते हैं तो वो किसके लिए होती है? सेल ग्रोथ के लिए। सो वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, प्रोटीन जैसे बनाना, तो वो आया हमारे पास ए का होगा फोर्थ। सिंथेसिस फेज एस फेज होती है जो डीएनए सिंथेसिस करती है, डीएनए के अमाउंट को डबल करती है, तो यहाँ आएगा थर्ड। फिर आता है G2 फेज। तो G2 फेज क्या करती है? G2 फेज की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यू ग्लो करती है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, ये आएगा सेकेंड। जब एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ होगा? वो होते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन यानी फर्स्ट। सो 4 3 2 1, सो 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? G1 फेज इज अबाउट, सो राइट आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 4। G1 फेज के लिए यहाँ दे रखा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव सेकेंड, और इसका है फोर्थ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। कि अल्फा हेलिक्स कौन से लेवल के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं? दैट इज अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल एक लाइन होती है, जैसे बॉन्डिंग देखने को मिलती है तो सिंगल एक लाइन में होती है पेप्टाइड्स बॉन्ड। ठीक है, टर्शरी के अंदर इस तरीके से डबल हेलिक्स देखने को मिलता है, क्वार्टनरी के अंदर HB की स्ट्रक्चर होती है। So right answer है option first. Question number 19. Since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction of species. How is the sixth extinction which in progress differ from previous episode? जो previous episode से क्या है differ है, तो वो पूछा है। First, the present net species extinction rate is 0. तो extinction rate का 0 होना वो previous episode से different नहीं है। B, the current species extinction rate is nearly 10 times faster than in the previous episode, तो ये भी नहीं है। The present species extinction rate are hundreds and thousand times faster than the pre-human life, so that is the right answer. Question number 20. Which of the following statement are correct with reference to the transcriptional unit?
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या है? ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड एज प्राइमरी बाय 3 रीजन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। राइट है, प्रोमोटर होता है जहां पर सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, स्ट्रक्चरल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, टर्मिनेटर में रो फैक्टर जुड़ता है। बी, द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड 5 एंड एट द स्ट्रक्चरल रीजन, कि प्रोमोटर क्या होते हैं 5 एंड स्ट्रक्चरल रीजन पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। The promoter is DNA sequence that provide binding site for the RNA polymerase, तो ये भी राइट है। The promoter define the template and coding strand, the promoter अगर 5 एंड पे जुड़ रहा है तो वो बता रहा है कि कौन सा स्टैंड टेम्पलेट है और कौन सा कोडिंग है। E, the terminator is located towards 3 एंड, जब promoter क्या है 5 एंड पर है तो terminator 3 एंड पर ही होगा, कोडिंग स्टैंड पर define the end of process, बिकॉज वहां पर क्या आ जाएगा रो फैक्टर आ जाता है टर्मिनेशन के लिए। तो सारे ही ऑप्शंस राइट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए बी सी डी ई ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, evolution of human appear parallel to the progressive development of brain and language skill as such as the evolution of individual species in the species their appearance is। तो वहां पर इवोल्यूशन जो पैरेलल पूछा गया है वो किस तरीके का है? पहले रामापिथिकस, देन होमो हबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथैलस, देन होमो सेपियंस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर क्या है राइट है, जो बताता है कि किस तरीके से ब्रेन और लैंग्वेज स्केल के बेस पर इवोल्यूशन देखा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट डीकम्पोजिशन, ऑप्शन ए, बी डेट्राइटस, सी मिनरलाइजेशन और डी ह्यूमसिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस की फॉर्मेशन होना। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है ब्रेक डाउन होना, कोई भी चीजें टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, दैट इज अबाउट डीकम्पोजिशन। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ए का होगा थर्ड। डेट्राइटस क्या होते हैं? तो डेट्राइटस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो डेट्राइटस क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर्स, तो ये आएगा फोर्थ। मिनरलाइजेशन क्या है? जो मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स यानी कि रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल, सो ये आएगा सेकंड। फिर आती है हमारे पास ह्यूमिफिकेशन क्या है? तो ह्यूमिफिकेशन होता है डार्क कलर का सब्सटेंस बनना, ये है ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर अपने को ज्यादा नहीं याद होगा डार्क कलर के सब्सटेंस से भी आप इसको राइट आंसर बना सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट कौन सी है? सेंट्रोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, काइनेटोकोर। तो राइट आंसर है यहाँ पर न्यूक्लियोलस, बिकॉज न्यूक्लियोलस में एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा है C51 H98 C, अब यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर O है, ऑक्सीजन है 6। ठीक है, प्लस बना है यहाँ पर 145 O2 से बन रहा है 102 CO2। अब जब 102 CO2 बन रहा है तो RQ की वैल्यू क्या होती है? RQ होता है CO2 अपॉन O2। CO2 कितनी कंज्यूम हो रही है और O2 कितनी यूज हो रही है? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा हमारे पास 102 अपॉन 145, राइट आंसर विल बी 0.7। तो यहाँ ऑप्शन होगा बिटवीन 0.5 से 0.95 के मिडल में। लास्ट क्वेश्चन 25, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट ए ऑप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, बी कोडोमिनेंसी, सी पैलियोट्रोपी और डी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिजीज। तो देखते हैं वन बाय वन किसमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, जो हमें एंटीराइनम स्पीशीज में देखने को मिलती है। सो ए का होगा हमारे पास सेकंड। फिर आता है कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी हमें देखने को मिलती है ब्लड ग्रुप के अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुप में। सो यहाँ पर आएगा 4। फिर हम बात करते हैं पैलियोट्रोपी। पैलियोट्रोपी कहाँ देखने को मिलता है? सो पैलियोट्रोपी हमें देखने को मिलता है फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर। सो यहाँ पर आएगा थर्ड। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है स्किन कलर के अंदर, सो वो आएगा फर्स्ट। सो 2 4 3 1, सो 2 4 3 1 ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट। ओके, थैंक यू।